वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फोर्थ सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास के मॉडल पेपर में आपको बता दूं, जब आप इतिहास पढ़ते हैं और बीए फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, यानी आपके एडमिट कार्ड में या आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में केवल हिस्ट्री होता है, तो हिस्ट्री वालों के लिए खास करके आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड बीए फोर्थ सेमेस्टर में। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ता है, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालय जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया, या जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, या एक प्रकार से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या अन्य विश्वविद्यालय, उन सभी में आप देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना पड़ता है। 1453 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में, वो भी खास करके आपको आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है। तो विश्व का इतिहास एक प्रकार से जो है खास करके जैसे अमेरिका का इतिहास, फ्रांस का इतिहास, यूरोप का इतिहास, इन सभी एक प्रकार से मतलब अमेरिका में जैसे अमेरिका की क्रांति, रूस में रूस की क्रांति होती है, यूरोप में आप देखते हैं जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से और भी तमाम सारे विद्वानों ने एक प्रकार से कई क्रांतियां करने में जिन्होंने योगदान दिया, उन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में इतिहास के अंतर्गत, यानी जिसको आप मध्यकालीन इतिहास के नाम से भी जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी कि आधुनिक विश्व के इतिहास, खास करके 1453 से लेकर के 1950 के बीच से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, मतलब इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। देखें, बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1950। देखें, सभी प्रश्न आपको करने होते खंड आ से 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 2 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से दिखेंगे। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, पुनर्जागरण यानी रेनेसा क्या होता है, या यूरोप में पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, इसे स्पष्ट कीजिए, या यूरोपीय पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है। ऐसा कुछ भी प्रश्न पूछे या केवल पुनर्जागरण लिख करके छोड़ दे तो आप आसानी से उस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, अगर आपने यह वीडियो मेरी देखी होगी तो निश्चित तौर पर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैं ऐसे आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि जो है आपका एक प्रकार से आकर्षण शक्ति, मतलब मैं एक प्रकार से अपनी पूर्ण आकर्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए आपको बांधने का प्रयास करूंगा। और आप लोग अगर चाहेंगे तो एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस के साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उनको समझ पाएंगे। तो सबसे पहला बात, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द का एक शब्द है, रेनेसा। रेनेसा शब्द से बना हुआ है। अच्छा, रेनेसा की स्पेलिंग मैं आपको लिख दूं ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। RENAISSANCE, ये होता है रेनेसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पढ़ने में तो लग रहा है रेनेसेंस लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, रेनेसा पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी से बना हुआ है क्या, पुनर्जागरण शब्द। आपको बता दूं इसका शाब्दिक अर्थ होता है रेनेसा का कि नवजीवन अर्थात पुनर्जन्म। वैसे नवजागरण मतलब दोबारा से जागना। ठीक है, तो या पुनर्जन्म या नवजीवन, परंतु आप यूरोपीय इतिहास में देखेंगे तो इसका अर्थ होता है शिक्षा का पुनर्जन्म, मतलब रेविल आर रिवर्थ ऑफ लर्निंग, मतलब शिक्षा का एक प्रकार से नवीनीकरण या शिक्षा का पुनर्जन्म होना। और खास करके आप देखते हैं विद्या व्यसनी लोगों की साहित्य रुचि में परिवर्तन, प्राचीनता के प्रति सहज लगाव और विद्या, कला और विज्ञान की मध्यकालीन मान्यताओं को ठुकराना एक प्रकार से पुनर्जागरण कहा जाता है। आपको बता दूं, प्राचीन आदर्श पर नए युग के निर्माण की आधारशिला रखना, इसी को पुनर्जागरण कहा जाता है। जो पुराने आदर्श हैं, प्राचीन आदर्श थे, उन्हीं पर नए युग का निर्माण एक प्रकार से किया गया और उसी को पुनर्जागरण कहा गया। चूँकि जो प्राचीन चीज़ें थी वो भी इम्पोर्टेंट थी, बीच में डार्क एज आता है और डार्क एज के बाद में दोबारा से एक प्रकार से यूरोप में एक प्रकार से एक नई प्रकार की क्रांति उत्पन्न होती है, तो वो होता है पुनर्जागरण। दूसरे शब्दों में अगर इसी को मैं आपको बताऊं तो मानव प्रगति में अभूतपूर्व योगदान देने वाले यूरोपीय सांस्कृतिक आंदोलनों और मानव हृदय तथा आत्मा को आंदोलित करने वाले विचारों, आशाओं, स्वप्नों के कारण जो नए लक्षण प्रकट होने लगे, उन्हीं को एक प्रकार से हम पुनर्जागरण कहते हैं। कुल मिलाकर के पुनर्जागरण जो है वो एक प्रकार से एक नई विचारधारा है जो कि एक प्रकार से वैचारिक स्वतंत्रता
और परीक्षण की भावना से जहाँ साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रगति का मार्ग खोलता है, वहीं अनेकों खोजों और आविष्कारों ने विज्ञान को भी प्रोत्साहित किया। आपको बता दूं, नई सभ्यता ने मानसिक क्षितिज के विस्तार में अपना पूरा योगदान दिया। और आप देखते होंगे पुनर्जागरण के आ जाने से लगातार नए नए आविष्कार तो होते गए, विचारधाराओं में भी एक प्रकार से बदलाव आते गए। रूसी क्रांति के द्वारा, गौरवपूर्ण इंग्लैंड की क्रांति के द्वारा, इसी प्रकार से फ्रांस की क्रांति के द्वारा, अमेरिका की क्रांति के द्वारा ये सब क्रांतियाँ हुई। और अलग अलग क्रांतियों में आपको अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं से अवगत करवाया। ठीक है, राजतंत्र का जो एक प्रकार से जो थोप लादा गया था, खास करके वो राजतंत्र का थोप एक प्रकार से गणतंत्र में बदलने लगता है, प्रजातंत्र की बात होने लगती है। तो ये सब कहीं ना कहीं पे पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया है। तमाम प्रकार के धार्मिक सुधार आंदोलन चलने लगे, तो ये है पुनर्जागरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कौन था भाई? मार्टिन लूथर जो है, आपको मैं बता दूं, मार्टिन लूथर, अच्छा, पुनर्जागरण से यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा, यह भी पूछा जाता है। जैसे कि राजाओं की शक्ति में वृद्धि होती है, राष्ट्रीयता बढ़ती है, मध्यम वर्ग का जन्म होता है और उत्पादन होता है, चर्च की प्रधानता समाप्त होने को होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और आप देखते हैं कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन फिर चलता है। तो जब पुनर्जागरण आता है उसके बाद में धर्म सुधार आंदोलन, खास करके 15वीं सदी के अंत का यूरोपीय इतिहास जो है वो खास करके आप देखते हैं धर्म सुधार होता है उसमें, और धर्म सुधार का एक विशिष्ट स्थान है। और उन धर्म सुधारों में खास करके एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो है, इसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। और एक थुरुजिया नामक स्थान है, वहीं पर एक किसान परिवार में मार्टिन लूथर का जन्म होता है। और शुरुआत में कानूनी मतलब शिक्षा का विद्यार्थी था, मतलब कानून का शिक्षार्थी था ये मार्टिन लूथर। लेकिन धीरे धीरे इसकी रुचि जो है धर्म की ओर बढ़ने लगती है। और फिर आगे चल कर के इसने पुरोहित की दीक्षा ली। ब्रिटेनबर्ग के विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रवक्ता या प्राध्यापक नियुक्त हो गया ये। और लूथर जो था, मार्टिन लूथर, ये धर्मशास्त्र के गहन अध्ययन में लग जाता है। कैथोलिक चर्च के प्रति उसकी अपार श्रद्धा ने ही उसे रोम तक जाने पर विवश किया। परंतु रोम पहुंच करके उसने मतलब उसे बहुत धक्का लगता है, बहुत बड़ा धक्का लगता है। और कैथोलिक धर्म के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था उसका विकृत रूप उसके सामने आया। उसने सोचा, मतलब जो सोच करके वो गया था वहाँ पर ब्रिटेन में, वो उसको मिला नहीं। अब क्या होता है कि वो कैथोलिक धर्म के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको उसने एक प्रकार से ख़त्म करने का प्रयास किया। और 1517 ईस्वी की बात है, 1517 ईस्वी में पहली बार पोप के कार्यों का, पोप जो होते थे वहाँ पर कैथोलिक धर्म के एक प्रकार से जैसे जो फादर होते थे उन्हीं को पोप, तो उन्हीं पोप के कार्यों का विरोध किया। और ख़ास करके 95 सिद्धांतों की एक सूची प्रस्तुत करी मार्टिन लूथर ने। 95 सिद्धांत बताए किसने? मार्टिन लूथर ने। और उसकी एक सूची प्रस्तुत करी जिसमें पोप के सिद्धांतों का विरोध किया गया था। और यह सूची उसने गिरजाघर के मुख्य द्वार पर टांग भी दी थी। और इसमें तर्क के द्वारा पोप के धर्म का विरोध किया गया था। और लूथर का यह कहना था कि इस विषय में कोई भी व्यक्ति उसमें तर्क कर सकता है। और पोप के धर्म का विरोध करने के कारण से लूथर द्वारा प्रचलित या धर्म जो एक प्रकार से प्रचलित हुआ उसको कहा जाता है प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंट धर्म। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है ये मार्टिन लूथर के द्वारा ही चलाया गया। जर्मनी में इस धर्म का प्रचार एक प्रकार से बहुत तीव्र गति से हुआ। और आपको बता दूं, जर्मनी में प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना होती गई। उत्तरी जर्मनी का अधिकांश जनता जो है लूथर के नवीन धर्म की अनुयायी बनती चली गई। तो ये मार्टिन लूथर का एक प्रकार से योगदान था। लूथर को मिलाकर के कैथोलिक धर्म के स्वामी पोप को एक प्रकार से ख़त्म करने की बात, मतलब ख़त्म करने की क्या, एक प्रकार से लूथर के इन कार्यों से बौखला सा जाता है एकदम से जो पोप होता है जो कैथोलिक धर्म का। और उसने लूथर को धर्म का शत्रु घोषित कर दिया। और ऐसे में क्या हुआ कि लूथर ने पोप को इस उद्घोषणा से उत्तेजित होकर के उसे ब्रिटेन वर्ग के बाजार में जनता के समक्ष जो है लपटों को सौंप दिया। और कैथोलिक धर्म का अंत जो है नहीं चाहता था। और पोप की उद्घोषणा से पूर्व वह कैथोलिक धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था, लेकिन फिर भी एक प्रकार से 1519 में इसने मार्टिन लूथर ने कहा कि मैं ईश्वर तथा उसकी समस्त सृष्टि के समक्ष शपथ पूर्वक कहता हूँ कि रोमन चर्च की शक्ति को नष्ट करने का मेरा कोई विचार नहीं था और ना तो पहले रहा है।
मैं उसकी प्रभुसत्ता में विश्वास रखता हूँ, ये उसका कथन भी है। लेकिन लूथर ने जब देखा कि भाई कैथोलिक धर्म में इतने ज़्यादा एक प्रकार से बुराइयाँ हैं, तो उन सभी बुराइयों को एक प्रकार से ख़त्म करने के मतलब तर्कों के साथ उसने खंडन किया, और जो 95 सिद्धांतों की सूची थी उसको एक प्रकार से उसी के जो कैथोलिक धर्म होता था उसमें एक प्रकार से जो चर्च होते थे उसी चर्च के बाहर टांग दिया। सभी लोगों ने पढ़ा और उसके बाद में फिर इसके विचारों को लोग फॉलो करने लगे। 1546 ईस्वी में एक प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के समय एक प्रकार से पूरी जर्मनी की जनता जो थी वो धार्मिक संघर्षों में व्यस्त थी। तो एक प्रकार से मार्टिन लूथर जो था बहुत विद्वान भी था, और एक प्रकार से शुरुआत में उसी धर्म में आस्था रखता है कैथोलिक में, और फिर उसके बाद में उसी धर्म का विरोध करता है जम करके, और एक प्रकार से वो धर्म कहीं ना कहीं पे डगमगा सा जाता है, उसकी जड़ें हिल जाती हैं। तो ये था मार्टिन लूथर। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, आक्सबर्ग की संधि। आक्सबर्ग की संधि क्या है भाई? आक्सबर्ग की संधि जो है ये एक प्रकार से, चूँकि जो है चार्ल्स पंचम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। चार्ल्स पंचम जो थे वो कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, और प्रोटेस्टेंट धर्म की उन्नति देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे जो चार्ल्स प्रथम थे, मतलब चार्ल्स पंचम थे। और क्या हुआ कि जब वो नया धर्म आया जो मार्टिन लूथर ने एक प्रकार से लाया था, यानी कि जो प्रोटेस्टेंट नीति आई, तो उस धर्म को मिटाना चाहते थे जो मतलब चार्ल्स पंचम थे। परंतु वह शुरू में इटली के युद्धों में फंसे रहे चार्ल्स पंचम, और इस तरफ कोई ध्यान वो नहीं दे पाए। और इसी समय 1546 ईस्वी में लूथर का देहांत हो जाता है, और जब लूथर मर जाता है तो उसके मरने के बाद में उसका नाम बहुत ही अच्छे ढंग से लिया जाने लगा, जो है खास करके वहाँ के इतिहास में। और उसके चलाए हुए धर्म का उसके अनुयायियों ने तेज़ी से प्रचार प्रसार किया, और इस पर चार्ल्स पंचम ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और चार्ल्स पंचम विजयी रहा इस युद्ध में। और आप देखते हैं कि उसकी शक्ति बढ़ने लगती धीरे धीरे, मतलब कि चार्ल्स पंचम की, और अब वह पोप उसकी शक्ति से भय खाने लगता है। और चार्ल्स की शक्ति पर काबू रखने के लिए रोमन कैथोलिकों तथा प्रोटेस्टेंट एक प्रकार से दोनों जो है धर्मों ने मिलकर के एक सभा बुलाई, और यह सभा ट्रेंट नामक स्थान पर हुई, और इस सभा में पोप शामिल नहीं हुआ, परंतु चार्ल्स प्रथम ने एक आज्ञा के अनुसार, जिसे अंतरिम समझौता कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट को कुछ सुविधाएं दे दी, और इससे चार्ल्स पंचम के खिलाफ दोनों धर्मों के लोग हो जाते हैं। चार्ल्स पंचम की इस नीति का विरोध करने के लिए संपूर्ण जर्मनी की जनता जो होती है उठ खड़ी होती है, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स पंचम को जर्मनी छोड़कर के भागना पड़ता है। और 1555 ईस्वी में आप देखते हैं जर्मनी के संघर्ष को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, और अंत में 1555 ईस्वी में आक्सबर्ग की संधि होती है, और इस संधि के द्वारा जो धार्मिक संघर्ष होता है मार्टिन लूथर की मृत्यु के बाद में वो समाप्त सा हो जाता है। आक्सबर्ग की संधि में कई सारे प्रावधान किए गए थे, जैसे कि पहला प्रावधान जो किया गया था, इस संधि के पश्चात जर्मनी में जो धार्मिक संघर्ष चल रहा था उसका अंत हो जाता है। दूसरी बात, इस संधि के द्वारा यानी आक्सबर्ग की संधि के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि जर्मनी के हर राज्य में कोई भी धर्म माने उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, मतलब कि जर्मनी की जनता जो भी चाहे वो धर्म माने, उस पर राजा का कोई प्रभुत्व नहीं होगा, जो भी जनता चाहे मान सकती है। तीसरी बात, इस संधि में ये कही गई कि जर्मनी के सम्राट किसी भी धर्म को राज्याश्रय दे सकते थे, ठीक है। चौथी बात इसमें ये कही गई कि इस संधि से प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता प्राप्त होती है। पांचवी बात इस संधि की ये थी कि प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों का महत्व इस संधि के द्वारा बढ़ जाता है। इसके अलावा छठा से मतलब कि प्रावधान इस संधि के द्वारा ये किया गया कि पोप की शक्ति का पतन होता है और उसके धार्मिक महत्व को गहरी चोट पहुंचती। पोप माने होता है जैसे धार्मिक गुरु होते हैं, चर्च में रहते हैं, वही पोप होते हैं। सातवीं बात इस संधि के द्वारा ये हुई कि पोप अब मनमानी नहीं कर सकता था। इसके अलावा आठवीं बात इसमें ये कही गई, कैथोलिक धर्म की संपत्ति की सुरक्षा की गई और यह भी तय किया गया कि सन 1552 ईस्वी से पूर्व जो कैथोलिक चर्चों की संपत्ति प्रोटेस्टेंट के पास पहुंच गई थी उसको वैसा ही रहने दिया जाए, परंतु इस वर्ष के पश्चात चर्च की संपत्ति पर प्रोटेस्टेंट लोगों का अधिकार नहीं हो सकेगा। नवीं बात ये कही गई कि प्रोटेस्टेंट लोग पोप के चंगुल से छुटकारा पा गए और अब वे पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते हैं। अगली बात इस संधि के द्वारा ये कही गई कि प्रोटेस्टेंट लोग राजाओं के चंगुल में फंस गए, क्योंकि जब तक उनके देश का राजा प्रोटेस्टेंट ना हो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती।
11वीं बात इस संधि के द्वारा ये होती है कि लूथरवाद के अतिरिक्त अन्य किसी समुदाय को मान्यता प्रदान नहीं की गई इसमें। इसके अलावा दोनों धर्मों के लोगों यानी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इन दोनों धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को बुरी दृष्टि से देखना बंद कर दिया इस संधि के बाद में। तो एक प्रकार से कई प्रकार के समझौते होते हैं इस संधि के द्वारा, और इस संधि का नाम है ऑक्सबर्ग की संधि, और ये जर्मनी में एक प्रकार से होती है संधि। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ऑक्सबर्ग की संधि ये है, और ख़ास करके जर्मनी की अशांति को मिटा नहीं सकी पूर्ण रूप से अगर देखें तो ये संधि, भले ही एक संधि एक प्रकार से मिटाने के लिए हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह गई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, गौरवपूर्ण क्रांति के कोई 4 कारण लिखिए। गौरवपूर्ण क्रांति को इंग्लैंड की क्रांति भी कहा जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, चूँकि इसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। ठीक है, तो 1685 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश के शासक थे चार्ल्स द्वितीय। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका भाई जो है जेम्स द्वितीय, वो इंग्लैंड के सम्राट की गद्दी पर बैठता है, मतलब इंग्लैंड का सम्राट बनता है। परंतु 1668 ईस्वी में ही इंग्लैंड छोड़ करके भागने को विवश होना पड़ा, और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं तमाम प्रकार के क्रांतिकारी जो है परिवर्तन होते हैं। तो 1685 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश के शासक चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद में उसका भाई जो है जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठता है, और इसके बाद में 1688 ईस्वी में 68 गलत निकल गया, 88 ईस्वी में इंग्लैंड छोड़ करके उसको भागना पड़ता है, और यही कारण है रक्तहीन क्रांति का। इसका पहला कारण था गौरवपूर्ण क्रांति का कि जेम्स द्वितीय में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। जेम्स द्वितीय जो गद्दी पर बैठा था वो 1685 में, उसमें दूरदर्शिता की कमी थी। चूँकि जेम्स द्वितीय दूरदर्शी एवं योग्य नहीं था, राजनीतिक दूरदर्शिता के अभाव के कारण से समय के अनुरूप कार्य करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप ना हो सकी, और जनता और संसद का विश्वास पात्र नहीं बन पाया वो, और इस कारण से जनता ने विद्रोह किया। दूसरी बात जो है मनमथ के ड्यूक का विद्रोह उसी समय हो रहा था। मनमथ का ड्यूक जो है चार्ल्स द्वितीय का अवैध पुत्र था, और इंग्लैंड के व्हिग दल के नेता मनमथ ने ड्यूक को खास करके चार्ल्स द्वितीय का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे वो लोग, किंतु चार्ल्स द्वितीय ने इसे अस्वीकृत कर दिया कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है। तो चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु और जेम्स द्वितीय के सिंहासन बैठने के बाद ही व्हिग दल के प्रोत्साहन पर क्या हुआ कि मनमथ ने ड्यूक के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया, और जब ऐसा हुआ तो दोनों पक्षों की सेनाओं में सेजमूर नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, जिसमें जेम्स द्वितीय की सेना जो होती है विजय होती है। मनमथ के ड्यूक को बंदी बना करके मृत्युदंड दे दिया जाता है, और इतना ही नहीं, जेम्स द्वितीय ने अपने विरोधियों और मनमथ के ड्यूक के समर्थकों का दमन करने के लिए खूनी न्यायालय की स्थापना कर देता है ये, और 300 व्यक्तियों को मृत्युदंड दे करके उनके शवों को पेड़ों से लटकवा देता है, ये जो जेम्स द्वितीय है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से लोगों ने देखा, 800 व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया। जेम्स द्वितीय के इस अत्याचार और आतंकपूर्ण कार्य से जनता उससे घृणा करने लगती है, और देश में उसके विरुद्ध असंतोष जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये एक प्रकार से एक कारण रहा। तीसरा कारण आप लिख सकते हो सम्राट की पक्षपातपूर्ण धार्मिक नीति, क्योंकि धर्म के मामलों में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता था जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय जो था ये रोमन कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, जबकि इंग्लैंड की जनता जो थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म की अनुयायी हो गई थी, और उसने जनमत की अवहेलना करके इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया, और इससे क्या हुआ, देश का बहुमत उसके विरुद्ध हो जाता है, और उसने सेना में केवल कैथोलिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी, और इस कारण से जेम्स द्वितीय के विरुद्ध जो है जनता में आक्रोश बढ़ने लगता है। तो ये भी एक कारण बनता है गौरवपूर्ण क्रांति का इंग्लैंड के। चौथा कारण आप लिख सकते हैं जेम्स द्वितीय की निरंकुशता, चूँकि जेम्स द्वितीय राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास रखता था। दैवीय अधिकार का सिद्धांत मतलब कि राजा जो है भगवान के द्वारा बनाया जाता है, राजा के द्वारा जो काम किया जाता है वो भगवान के दूत है राजा, और जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा विश्वास था इसका। और अपने कार्यों और नीतियों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था ये, स्वयं को न्यायपालिका के ऊपर समझता था जेम्स द्वितीय, और जनता को केवल आज्ञा पालन की सर्वोच्चता की समर्थक। जनता एक प्रकार से दैवीय अधिकारवादी और निरंकुश सम्राट जेम्स द्वितीय के विरुद्ध जब ये लगातार ऐसे काम करता तो इसके विरुद्ध हो जाती जनता पूरी की पूरी, और सम्राट जेम्स द्वितीय के असंवैधानिक प्रयासों और स्वेच्छापूर्ण कार्यों का परिणाम और खासकर गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में आकर के प्रकट होता है। कुल मिलाकर के ये जो था ये निरंकुश था, तानाशाह टाइप का हो गया था,
और इसी कारण से जनता ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया। तो ये कई कारण है जो है गौरवपूर्ण क्रांति के। अच्छा, गौरवपूर्ण क्रांति का परिणाम ये हुआ 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति को लेकर के इतिहासकार हैं एक मोवत नामक इतिहासकार कहते हैं कि जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई है या केवल इंग्लैंड के इतिहास की ही नहीं, इंग्लैंड के इतिहास की ही नहीं बल्कि एक प्रकार से संपूर्ण विश्व की घटना एक प्रकार से ये होती। संपूर्ण यूरोप के राजनीतिक इतिहास में इस घटना का महत्वपूर्ण स्थान है। और आप देखते हैं निरंकुशता के सिद्धांत का अंत होता है इस परिणाम इस क्रांति के परिणाम स्वरूप। संसद की सर्वोच्चता को मान्यता मिलती है। धार्मिक परिणाम भी बहुत सारा निकलता है और खास करके गौरवपूर्ण क्रांति का इंग्लैंड के धार्मिक जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच में एक प्रकार से थोड़ा सा वो था, और वो सब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे समाप्त होने को होता है। और अब प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने को लेकर के और कैथोलिक धर्म को लेकर के जो व्यक्ति जो चाहे वो मान सकता है। तो इस प्रकार से ये क्रांति हुई। ठीक है, पांचवा प्रश्न आप देखिएगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। वॉल्टेयर कौन था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वॉल्टेयर कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वॉल्टेयर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वॉल्टेयर कौन था भाई। तो वॉल्टेयर की बात की जाए तो वॉल्टेयर जो था इसका जन्म हुआ था 20 फरवरी 1694 ईस्वी को इसका जन्म होता है। चोटीनी नामक स्थान पर जन्म होता है। मॉन्टेस्क्यू का समकालीन था ये, और मॉन्टेस्क्यू के समकालीन होने के नाते वह कुछ समय तक उसका शिष्य भी रहा। मॉन्टेस्क्यू का वॉल्टेयर जो था वो मॉन्टेस्क्यू का शिष्य रहा, और मॉन्टेस्क्यू के विपरीत उसका स्वभाव और सिद्धांत पूर्णतः क्रांतिकारी था। और वॉल्टेयर ने खास करके बहुत जल्दी ही अपने लेखों और विचारों के द्वारा फ्रांस और यूरोप में लोकप्रियता उपलब्ध कर ली। प्रसिद्ध विद्वान वॉल्टेयर एक प्रभावशाली लेखक था, उच्च श्रेणी का कवि था, क्रांतिकारी इतिहासकार था, लोकप्रिय नाटककार था और महान दार्शनिक भी वॉल्टेयर को कहा जाए तो इसमें कोई एक प्रकार से शंका नहीं होगी। और इसके अलावा संपादक भी ये था, और उसके साथ साथ एक प्रथम श्रेणी का आलोचक भी था ये वॉल्टेयर। तो बहुत गुण था इसके अंदर। पुरोहित से जन्मजात घृणा रखने के कारण से और स्वयं दर्शन शास्त्र का महान पंडित होने के नाते इसके विचारों का अत्यधिक विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। और ख़ास करके यही सब जो है, चूँकि जो धर्म के विरुद्ध जो व्यक्ति जाता है, धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, फेमस हो गए। तो ऐसे ही ये लोग भी थे, वॉल्टेयर वगैरह। अपने धर्म में जो बुराइयाँ थी या एक प्रकार से बुराइयाँ ना भी थी, हालांकि उस समय बुराइयाँ थी उस धर्म में, उसको बोला उसने, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग होते कि बुराई नहीं भी है फिर भी बुराई को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वॉल्टेयर की जो बात है, वहाँ पर कुछ बुराइयाँ वहाँ पर थी, एक प्रकार से थोपा जाता था ज़बरदस्ती, तो एक प्रकार से फिर उसके लिए वो सही था। तो जो बुराइयाँ है उसकी बात अगर कोई करता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इससे क्या कारण क्या हुआ, ये एक प्रकार से ये चाहता था कि चर्च राज्य का अंग हो, किंतु राज्य को चर्च के अधीन कदापि नहीं होना चाहिए। और इसका कथन था वॉल्टेयर का कि समाज में चर्च के प्रभाव के अंत से ही वस्तुतः न्याय का प्रादुर्भाव संभव है। अगर चर्च का प्रभाव समाज से खत्म हो जाएगा तभी न्याय हो पाएगा, ये वॉल्टेयर मानता था। और इससे यह ना समझना चाहिए कि वॉल्टेयर एक नास्तिक विचारक था। उसने फर्ने नामक ग्राम में स्वयं एक चर्च का निर्माण करवाया था, और वह खास करके उस पर वह यह वाक्य उत्तीर्ण करवाया था, वॉल्टेयर ने। वॉल्टेयर एक चर्च निर्माता भी है, चर्च को बनाने वाला भी, जैसे मंदिर होता है वैसे चर्च होता है, तो चर्च को बनवाया भी था। नास्तिक विचारक नहीं है ये, आस्तिक विचारक ही है। और इसने कहा कि यदि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है तो उसके अस्तित्व का निर्माण करना ही आवश्यक होगा, कि उसका अस्तित्व का निर्माण ही कर दिया जाए अगर उसका अस्तित्व नहीं है तो। यानी कि एक प्रकार से पूर्णतः ये नास्तिक नहीं था, ठीक है, वॉल्टेयर। तो ये वॉल्टेयर था, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है यूरोप में खास करके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 6ठा नंबर प्रश्न है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का क्या युद्ध के बारे में बताएं भाई। वाटरलू के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? वाटरलू का युद्ध इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। वाटरलू के युद्ध के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो वाटरलू का जो युद्ध है, ये लुई 18वें ने फ्रांस की गद्दी पर बैठने के बाद कुछ ऐसे कार्य किए जिन्हें क्रांति के समर्थकों ने पसंद नहीं किया, और उसने क्रांति के तिरंगे झंडे के स्थान पर बूर्बो राजवंश के सफ़ेद झंडे की दोबारा से स्थापना कर देता है। तो जब लुई 18वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद से जो होता है, लगातार एक प्रकार से वो ऐसे काम करता है जिससे जनता नाराज़ हो जाती है। नेपोलियन काल के हजारों सैनिकों को पदच्युत कर दिया इसने, जो नेपोलियन बोनापार्ट थे
उनके समय में जो एक प्रकार से जनता एक प्रकार से मतलब जो सैनिक में शामिल हुई थी जनता, उनको एक प्रकार से निकाल दिया और सैनिकों के वेतन भी घटा दिए। और इस प्रकार लुई ने मतलब लुई 18वें ने प्राचीन व्यवस्था की स्थापना के दोबारा प्रयास करना चाहिए और इससे फ्रांस में उसके विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगता है। मित्र राष्ट्रों में भी इस समय मतभेद हो गया। इन सब घटनाओं की सूचना नेपोलियन को प्राप्त हो रही थी और अपना राज्याधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए एल्बा द्वीप से चल करके 1 मार्च 1815 ईस्वी को दक्षिण फ्रांस के छोटे से बंदरगाह पर उतरा ये। और हेजन कहता है कि नेपोलियन की एल्बा से वापसी इतिहास की बहुत ही रोमांचकारी घटना थी। तो जब एक प्रकार से वो आता है नेपोलियन, और पेरिस आते जाते उसके समर्थकों की संख्या बढ़ती जाती है। उसे बंदी बनाने के लिए भेजे गए सैनिक उसके ही समर्थक हो जाते हैं नेपोलियन के पेरिस पहुंचने के पूर्व ही लुई 18वां जो था वो सिंहासन छोड़ करके भाग जाता है और फ्रांस के सिंहासन पर नेपोलियन दोबारा से अधिकार कर लेता है। नेपोलियन के फ्रांस आगमन के समाचार से मित्र राष्ट्र चिंतित हो जाते हैं और उन्होंने शीघ्र ही अपने मतभेद भुला दिए और वियना में एक सभा थी। एक सभा एक प्रकार से वियना में स्थापित होती है और इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा प्रत्येक ने नेपोलियन की अंतिम पराजय तक एक साथ लड़ने का निश्चय किया और प्रत्येक ने इसके लिए 1.5 लाख सैनिक भी इकट्ठा किए और दिए जो है नेपोलियन को प्रारंभ में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध सफलता मिलती है, परंतु बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से 12 मीटर दूर स्थित वाटरलू के मैदान में 18 जून को एक युद्ध होता है। 18 जून 1815 ईस्वी की बात है। तो 18 जून 1815 ईस्वी में एक प्रकार से वाटरलू का युद्ध होता है। नेपोलियन की अंतिम और निर्णायक रूप से इसमें पराजय होती है। वाटरलू की पराजय के बाद नेपोलियन 22 जून को फ्रांस पहुंचता है और उसने संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भागने का ये प्रयत्न करता है, किंतु उसमें सफल नहीं होता और 15 जुलाई को नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे बंदी बना करके इंग्लैंड ले जाया गया और वहाँ से उसे अटलांटिक महासागर के एक निर्जन टापू सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया। नेपोलियन ने सेंट हेलेना में निर्वासन के 6 वर्ष व्यतीत किए और 5 मई 1821 को पेट में उसके कैंसर हो गया था और उसी कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय उसकी अवस्था 51 साल 9 महीने की थी और उसे हेलेना में ही दफन कर दिया जाता है। 20 वर्ष के बाद में 1840 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय उसके अवशेषों को भव्य समारोह के साथ पेरिस लाता है और उसको विशाल कब्र में दफना देता है। तो इस प्रकार से ये था वाटरलू का युद्ध, जिसमें एक प्रकार से बुरी तरह पराजित होता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक प्रकार से जिसकी तुलना समुद्रगुप्त से लोग करते हैं। आपको बता दूं समुद्रगुप्त ने एक भी युद्ध हारा नहीं था और वाटरलू का युद्ध आप देखते हैं नेपोलियन हार जाता है। तो समुद्रगुप्त बहुत बड़ी हस्ती है और नेपोलियन एकदम से समुद्रगुप्त का एक प्रकार से एक अंश मात्र आप समझ सकते हैं। समुद्रगुप्त जितना भी युद्ध लड़ा इतिहास में सब जीता, एक छत्र राज किया समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। टिलिसिट की संधि। टिलिसिट की संधि क्या थी? टिलिसिट की संधि के बारे में बताएं भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। टिलिसिट की संधि, तो टिलिसिट की संधि की अगर बात की जाए तो टिलिसिट की संधि जो हुई थी ये 8 जुलाई 1807 को हुई थी। कब? 8 जुलाई 1807 ईस्वी को टिलिसिट की संधि होती है और इस संधि को रूस के जार थे, मतलब जो रूस के जो राजा हुआ करते थे उनको जार कहा जाता था। तो रूस के जार और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में हुई थी और यूरोप के इतिहास में नेपोलियन का नाम सदैव अमर रहेगा। उसने फ्रांस सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में कार्य करना आरंभ किया और अपनी प्रतिभा के फलस्वरूप वह धीरे धीरे फ्रांस का सम्राट बन जाता है और शासक बनने के पश्चात उसने यूरोप के सभी शत्रुओं को अपने गुट में गुट में एक प्रकार से क्या कर लिया, अपने गुट में मिला लेता है और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और फिर प्रेसबर्ग की संधि में ऑस्ट्रियन साम्राज्य का अपमान कर दिया और फिर पीडमोंट और हॉलैंड राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है। तो ये टिलिसिट की संधि के द्वारा ये होता है। तो टिलिसिट की संधि में एक प्रकार से नेपोलियन और रूस के जार के बीच में होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 कारण बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 कारण बताइए भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 ईस्वी में
और 1900 कब तक चला था, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। आपको बता दूं प्रथम विश्व युद्ध जो था खास करके इसका आरंभ जो हुआ था उसका कारण था ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। और लेकिन ये एक बहाना था, पहले से ही मूल कारण जो था कुछ और ही था, जिनका विवरण मैं आपको बता रहा हूँ। कई कारण थे इसके, लेकिन जो तत्कालीन कारण था वो जो फ्रांसीसी युवराज थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी जाती है। और यही एक प्रकार से ऑस्ट्रिया के जो युवराज हैं फ्रांसीसी फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के युवराज थे, फ्रांस के नहीं, फ्रांसीसी फर्डिनेंड उनका नाम था, ऑस्ट्रिया के युवराज थे और उन्हीं की हत्या कर दी जाती है और वहीं से युद्ध जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ये तत्कालीन कारण था। लेकिन और भी कारण देखिए, पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध होने का राष्ट्रीयता की भावना। चूँकि जर्मनी जो था सर्वाधिक उग्रवादी राष्ट्र था उस समय, अफ्रीका और एशिया के देश भी राष्ट्रीयता का आरोपण उसमें भी राष्ट्रीयता का आरोपण हो चुका था। फ्रांस की महत्वाकांक्षा अभी जीवित थी, अन्य राज्य भी सशंकित थे और अपने को बचाने की भावना रखते थे, तो राष्ट्रीयता की भावना भी इस समय जागने लगी थी कुछ। दूसरी बात कूटनीतिक कारण, चूँकि राष्ट्रीयता की भावना के अभ्युदय के साथ कूटनीतिक दांव-पेच अपनी पराकाष्ठा पर था। त्रिगुट और त्रिराष्ट्र मैत्री संघ के निर्माण से वातावरण तनाव युक्त हो जाता है और इन गुटों में भी अविश्वास बना हुआ था। कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। संपूर्ण विश्व दो गुटों में बंट गया था इस समय। तीसरा कारण ये था आर्थिक प्रतिद्वंद्वता। चूँकि आर्थिक प्रतिद्वंद्वता जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं जर्मनी तीव्र गति से औद्योगिक और व्यावसायिक उन्नति कर चुका था। इंग्लैंड इससे बहुत ज़्यादा चिंतित था। जर्मनी अन्य औपनिवेशिक क्षेत्र चाहता था। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों इसका विरोध कर रहे थे जर्मनी का, और रूस भी इससे प्रभावित था। और इसके कारण से विश्व युद्ध जो था वो एक प्रकार से एकदम से अनिवार्य हो गया था कि भाई चूँकि जर्मनी के इस प्रकार से जब जर्मनी आगे बढ़ रहा था तो उसको इंग्लैंड और फ्रांस वाले देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, रूस भी और सभी जो है देश इससे प्रभावित हुए। आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के चक्कर में युद्ध हुआ। चौथा कारण आप लिख सकते हो साम्राज्यवाद की भावना। क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना के कारण से क्या होता है, साम्राज्यवाद का उदय हो जाता है। सूरमो एक इतिहासकार हैं सूमो, वो कहते हैं कि साम्राज्यवाद की भूख ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती। यह कथन पूर्ण रूप से इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और जापान पर लागू हो रहा था। नवोदित राष्ट्र भी खुद को अपरिहार्य समझ रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध की एक आधारशिला शुरुआत से ही बनती गई। और इसके अलावा अगला कारण आप लिख सकते हैं पांचवा, उग्र सैन्यवाद। चूँकि ये सब कारण तो थे ही जो ऊपर मैंने बताया, जैसे राष्ट्रीयता की भावना, कूटनीतिक कारण, आर्थिक प्रतिद्वंद्विता, साम्राज्यवाद की भावना। इसके अतिरिक्त जो है सभी राष्ट्र अपनी सैनिक क्षमता में उग्रता आरोपित कर रहे थे। सैनिकों को कार्य देना भी आवश्यक था और युद्ध अपरिहार्य इसी कारण से होता चला। उग्र सैन्यवाद, लगातार सैनिकों की संख्या वृद्धि हो रही थी। छठा कारण आप लिख सकते हो समाचार पत्र और प्रचार साधन। चूँकि समाचार पत्र राष्ट्र की विचारधारा का प्रचार करते हैं और यूरोप के समाचार यह कार्य बाखूबी अंदाज में कि कर रहे थे और सभी अपनी संस्कृति को उच्च एवं दूसरे की संस्कृति को निम्न बता रहे थे। प्रेस अनियंत्रित था और इसने भी युद्ध के भड़काने में अपना पूरा योगदान दिया प्रेस ने। तो इस प्रकार से इसके अतिरिक्त भी कई कारण थे, जैसे सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण, और किसी हद तक प्रथम विश्व युद्ध के लिए ये सब कारण जो थे वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी थे। ये था प्रथम विश्व युद्ध के कुछ कारण जिसके बारे में हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या सिद्धांत है, इसको बताने का प्रयास करें भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इसको बनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात की जाए तो इसके कई सिद्धांत हैं। जैसे कि इसका उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखते हुए युद्ध से मानव जाति की रक्षा करना और शांति भंग करने वाली आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने के उपाय करना, ये सब उद्देश्य था इसका। लेकिन सिद्धांत पूछा गया है तो पहला सिद्धांत आप लिखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सिद्धांत ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों राष्ट्रों की सार्वभौमिकता और समानता अक्षुण्य है। मतलब सभी समान हैं और सभी सार्वभौमिक हैं, कोई एक प्रकार से किसी पर दबाव नहीं डालेगा, बड़े छोटे का कोई विचार नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल था उस समय, मतलब जब लागू हुआ था तो बड़े बड़े जो राज्य थे, जैसे अमेरिका हो गए या इंग्लैंड हो गया या अन्य जो जापान हो गए, बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं
वो सब उन्हीं सभी की चल रही थी और छोटे राष्ट्रों की नहीं चल रही थी। रूस हो गए, ठीक है, ये सब। दूसरी बात, सभी सदस्य राष्ट्र जो होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करेंगे। तीसरी बात या तीसरा सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ का ये था कि पारस्परिक झगड़ों का निपटारा सभी सदस्य राष्ट्र शांतिमय उपायों से करेंगे। चौथी बात इस सिद्धांत में ये बताई गई कि कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उस राष्ट्र एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का अपमान होता है। पांचवा सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ का ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यह प्रयत्न करेगा कि संघ के सदस्य राष्ट्र जो हैं उनके अतिरिक्त भी अन्य राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन करें। इसके अलावा छठा सिद्धांत इस संघ का ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। सातवीं बात इसमें ये कही गई कि सभी सदस्य राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुरूप संघ को उस समय पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे जबकि संघ किसी राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा हो। तो इस प्रकार से कई सिद्धांत हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 10वां प्रश्न है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जिसके बारे में हमने आपको बताया। रूस की क्रांति की अगर बात की जाए तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या होता है, यूरोप में शांति स्थापित नहीं हो पाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चूँकि पक्षपातपूर्ण नीति होती है, जो एक प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ टाइप का एक और बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इस कारण से क्या होता है, जो प्रथम विश्व युद्ध था, महायुद्ध था, उसके परिणाम स्वरूप रूस का साम्राज्य जो है वो अशांत हो जाता है। सर्वहारा वर्ग जो है क्रांति पर उतर आता है और 1918 ईस्वी से लेकर के 1923 ईस्वी की बात है, उसके मध्य रूस में भयंकर मारकाट मचती है, जारशाही का अंत होता है, रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है और इस क्रांति का नायक जो था वो व्लादिमीर यूलियनोव जो था, या जिसको निकोलाई लेनिन कहा जाता था, वो था। 1810 ईस्वी में पैदा हुआ था ये, और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में पूंजीवाद का अंत हो जाता है और एक समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना जो होती है वो रूस में हो जाती है। जहाँ पूंजीवाद का दबदबा एक समय था कि भाई निजी स्वामित्व था हर चीज़ में, वहाँ पर रूस की क्रांति के आ जाने से साम्यवाद की स्थापना होती है और रूस के प्रमुख राजनीतिक दल ऑक्टोब्रिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट आदि मार्च की क्रांति से संतुष्ट थे। कतिपय समाजवादी जो उग्र विचारधारा के पोषक थे एवं जिनका जनता और मजदूरों पर नियंत्रण था, वही उक्त व्यवस्था से असंतुष्ट थे और इस दल के नेता का नाम लेनिन था। लेनिन के नेतृत्व वाले दल को बोल्शेविक दल कहा जाता था और बोल्शेविक क्रांति भी इसीलिए रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। और आप देखते हैं रूस की क्रांति के कई कारण थे, जैसे कि रूस की क्रांति के प्रमुख कारणों में निरंकुश जारशाही का शासन था ये भी। इसके अलावा जार निकोलस की अयोग्यता, सामाजिक असमानता, औद्योगिक विकास और मजदूर वर्ग में जागृति, भ्रष्ट नौकरशाही, सेना की कमजोरी और बौद्धिक विकास जो है, ये सब रूस की क्रांति के कारणों में गिना जाता है। लेनिन जो था रूस की क्रांति का नायक था और लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। उसका विचार आरंभ से ही क्रांतिकारी था। रुजान विश्वविद्यालय में क्रांतिकारी यानी उग्र एक प्रकार से विचारधारा से एक प्रकार से ये परिचित होता है और उसके बाद में सेंट पीटर्सबर्ग में साम्यवादियों का नेता बन जाता है। 1900 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग से मुक्ति मिली से और रूस आकर के इसने बोल्शेविक दल को मजदूर, कृषक और सैनिकों से जोड़ दिया। और लेनिन जो था समता और समाजवाद को पोषक और पूंजीवाद के एक प्रकार से विरोध में काम किया करता था। सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करता था, गरीबों का मसीहा था और अंत में उसने साम्यवाद की स्थापना करने में सफलता प्राप्त करी और 21 जनवरी 1929 ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हो जाती है और इसके सम्मान में पेट्रोमार्ड का नाम बदल करके लेनिनवाद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये रूसी क्रांति में लेनिन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, तो ये थी रूस की क्रांति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं खंड बा से। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के क्या कारण थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो था, सबसे पहली बात वर्साय की जो संधि हुई थी उसका परिणाम था। वर्साय की संधि एकदम से जर्मनी पर थोप दी गई थी।
जर्मनी से बहुत ज़्यादा धन छीन लिया गया था, उसकी ज़मीन जायदाद बहुत सारी चली गई थी वर्साई की संधि के द्वारा। ऐसे में हिटलर जो था एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा कुपित हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध की एक प्रकार से शुरुआत होती है 1939 में और 1946 तक चलती है, 45 तक, ठीक है। तो क्या होता है, जापानी समाचार पत्रों तथा अनेक व्यक्तियों ने इस पराजय के लिए अनेक कारण बताए हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के, और वही आपसे पूछा गया है। तो पहला कारण है पतित नौकरशाही। चूँकि समाचार पत्र आसाही ने स्वार्थी और पतित नौकरशाही तथा उसमें साहस की कमी पराजय का कारण बताया। दूसरी बात, युद्ध की अपूर्ण तैयारी। जापान के सैनिकवादी समस्त संसार पर शक्ति पाने के सपनों को लेकर के जापान को महाविनाश के कगार पर जो है घसीट ले आए, और उन्होंने युद्ध के लंबी अवधि तक चलने की ना तो कल्पना की थी और ना उसके लिए पर्याप्त तैयारी ही की थी। तीसरी बात, जर्मनी की विजय एक भूल। चूँकि युद्ध में जर्मनी की विजय में विश्वास करना एक भूल था, ये भी एक कारण बना। चौथा कारण, मित्र राष्ट्रों की आर्थिक श्रेष्ठता। लंबे खिंचने वाले युद्ध में अंततः विजय उनको मिलती है जो आर्थिक, व्यावसायिक और जनशक्ति में श्रेष्ठ होते हैं, और मित्र राष्ट्रों के साधन, जनसंख्या और सैनिक सामग्री जापान की अपेक्षा अधिक थी और इस कारण से उनकी विजय होती है। पांचवी बात, जल और थल सेनाओं की पारस्परिक ईर्ष्या। जापान की पराजय के लिए उसकी जल और थल सेनाओं की पारस्परिक ईर्ष्या जो थी बहुत उत्तरदायी थी, और युद्ध के निर्णायक दौर में सेना के दोनों अंग परस्पर सहयोग नहीं कर पाए और इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक लड़ाइयों में जापान की पराजय होती है। छठा कारण ये बना कि संपर्क रेखा का टूट जाना। मतलब कि जापान की लंबी विजयों के परिणाम स्वरूप जापान की संपर्क लाइन और संचार व्यवस्था इतनी लंबी हो गई कि जापान के लिए संपर्क को रेखा को बनाए रखना संभव न रह सका, और युद्ध के अंतिम 2 वर्षों में जापान का सभी स्थानों पर अपने सैनिक और खाद्य सामग्री पहुंचाना संभव नहीं हो पाया। और ऐसी स्थिति में जब जर्मनी का पतन हो गया तब जापान को अकेले ही शक्तिशाली राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति का सामना करना पड़ा, और ऐसी स्थिति में जापान का पराजय एक निश्चित होगा कि भाई जापान का पराजय होना ही है। सातवां कारण आप लिख सकते हो, तकनीकी ज्ञान का अभाव। क्योंकि जापान की तकनीकी तथा वैज्ञानिक इतना ज़्यादा एक प्रकार से डेवलप नहीं था, मतलब वो इतना ज़्यादा एक प्रकार से डेवलप नहीं था अभी, चाहे तकनीक की बात की जाए चाहे वैज्ञानिकता की बात की जाए, और ये भी एक कारण बना। इसके अलावा 8वीं चीज़ है साज सज्जा की कमी। क्योंकि अमेरिका के पास परमाणु बम था, स्वचालित सामान था, रडार व्यवस्था थी, और इसके विपरीत मतलब कि जापानी हवाई जहाज़ों में रेडियो सामान का भी अभाव था, मतलब वहाँ पर इतने ज़्यादा कुछ नहीं थे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जापान के 2 शहरों पर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम फेंका जाता है अमेरिका के द्वारा, परमाणु बम, और इसके द्वारा ये युद्ध जो होता है समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, और जापान की पराजय होती है। जर्मनी पहले हार मान चुका था। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जापान की पराजय के कारण है द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों को लिखिए। राष्ट्रपति विल्सन जो हैं, वुडरो विल्सन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के बारे में अब प्रश्न क्या है कि वुडरो विल्सन जो थे वो एक प्रकार से उन्होंने 14 सूत्र दिए थे, और उन्होंने एक सुंदर, द्वेष रहित और शांति से युक्त संसार का स्वप्न देखा था। जिस समय युद्ध समाप्त हुआ, संपूर्ण संसार विल्सन की ओर ऐसे देख रहा था मानो उससे किसी चीज़ की याचना कर रहा हो। शेपिरो एक इतिहासकार, उन्होंने कहा कि युद्ध से जर्जरित विश्व विल्सन की ओर इस भावना से निहार रहा था कि वह उस राष्ट्र का प्रतिनिधि था जिसे अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था और जिसने विश्व के सहयोग के द्वारा हमेशा के लिए मानव को युद्ध के ताप से विमुक्त करने का स्वप्न देखा था। विल्सन जो था आदर्शवादी था, वह धूर्तता और कुटिल चालों से परे था, और उसने अपने 14 सिद्धांतों के आधार पर विश्व शांति का स्वप्न देखा था, और वही 14 सूत्र जो हैं उसके कहे जाते हैं। तो पहला सूत्र उसने ये दिया कि गोपनीय तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय समझौते नहीं किए जाएंगे, राजनय सदैव निष्कपट रूप में और सार्वजनिक दृष्टि से कार्य करेगा, संधियां खुले रूप से की जाएंगी ताकि सभी को पता चले। दूसरी बात कही थी इसने, वुडरो विल्सन ने, कि समुद्र तटीय भागों के अलावा युद्ध अथवा शांति काल दोनों अवस्थाओं में जहाज चलाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरी बात इसके सूत्र में ये कही गई कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जितने अस्त्र शस्त्र पर्याप्त हों उतने ही रखे जाएं। चौथी बात इसने कही कि औपनिवेशिक दावे बिना पक्षपात के निर्णित हों। पांचवी बात, मतलब जो औपनिवेशिक दावे हैं बिना पक्षपात पूर्ण निर्णय के एक प्रकार से, मतलब बिना पक्षपात किए हुए सारी चीज़ें हों। पांचवी बात, रूस से सेनाएं हटा ली जाएं और उसकी स्वतंत्रता को मान्यता दी जाए। छठी बात,
बेल्जियम को खाली किया जाए और उसकी स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त हो। 7वीं बात इसने कही कि संपूर्ण फ्रांसीसी भूमि स्वतंत्र कर दी जानी चाहिए और अल्सास या लारेन के जो प्रदेश हैं फ्रांस को लौटा दिए जाएं। 8वीं बात इसमें ये कही गई कि इटली की राष्ट्रीयता के आधार पर उसकी सीमाएं पुनः निर्धारित की जाएं। 9वीं बात ये कही इन्होंने कि आपसी व्यापार में चुंगियाँ कम से कम हो, मतलब जो कर लिया जाता था वो कम से कम किया जाए। 10वीं बात रोमानिया, सर्बिया और मांटीनीग्रो खाली किए जाएं। सर्बिया को यह अधिकार दिया जाए कि वह समुद्र तट तक पहुंच सके। 11वीं बात इन्होंने कही कि टर्की का शासक अपने शासन के अंतर्गत रहने वाली सभी जातियों के प्रति समानता की नीति अपनाएगा और डार्डेनेलीज का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ये 11वीं बात कही। 12वीं बात जो उन्होंने कही वुड्रो विल्सन ने, वो कहा कि ऑस्ट्रिया हंगरी के विकास हेतु साधन उपलब्ध कराए जाएं। 13वीं बात उन्होंने कही कि पोलैंड की स्वतंत्रता मान्य हो और पोलैंड में वे क्षेत्र मिला दिए जाएं जो निर्विवाद रूप से पोल हों और उसकी प्रादेशिक अखंडता, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, इन सभी को मान्यता दी जाए। 14वीं और लास्ट बात एक प्रकार से अपने सूत्र में बताई वुड्रो विल्सन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि विश्व शांति के लिए छोटे बड़े सभी राष्ट्रों का संगठन हो और जिससे दोनों प्रकार के राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटियां समान रूप से दी जा सकें। ये 14 बातें जो है वुड्रो विल्सन ने करी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक प्रकार से ये 14 नीतियाँ जो थीं वो वुड्रो विल्सन की हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न, ट्रियानो की संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ट्रियानो की संधि के बारे में पूछा तो ट्रियानो की संधि जो हुई थी वो हंगरी के साथ हुई थी और यह 4 जून को हुई थी। ट्रियानो की संधि 4 जून 1920 ईस्वी को संधि होती है और इसके अनुसार ट्रांसल्वेनिया रोमानिया को और क्रीसिया सर्बिया को दे दिया जाता है, स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया को दे दिया जाता है और हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया जाता है हंगरी को। एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि मोटे तौर पर ये निर्णय न्यायोचित थे, किंतु जर्मनी के पूर्व सीमांत की अपेक्षा हंगरी के सीमांत इस बात के अधिक स्पष्ट प्रमाण हैं कि संधिकर्ता अपने सिद्धांतों की मित्र राष्ट्रों के हित में और शत्रु राष्ट्रों के अहित में यथासंभव खींचतान करने के लिए काफ़ी उत्सुक थे और इस खींचतान का एक अतिरिक्त परिणाम बहुत गहरा पड़ा और हंगरी के प्रचारकों ने इन छोटे मोटे अन्यायों का पूरा उपयोग किया। ये एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया जिसका प्रभाव ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा। हंगरी जिसका क्षेत्रफल उस समय 12,000 वर्ग मील था और जनसंख्या लगभग आप देखते हैं 20 लाख, जनसंख्या लगभग आप देखते हैं 2 करोड़ के आसपास थी और 35,000 वर्ग मील क्षेत्रफल और 80,000 जनसंख्या वाले राज्य में एक प्रकार से हंगरी बदल जाता है। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा ये ट्रियानो की संधि में हुआ। हंगरी की सेना 35,000 सीमित कर दी गई, ऑस्ट्रिया के समान ही उस पर क्षतिपूर्ति लाद भी दी गई। तो ये सब ट्रियानो की संधि में हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 4था नंबर प्रश्न, वर्साय की संधि एक आरोपित संधि थी, सिद्ध कीजिए। वर्साय की संधि बिल्कुल एक आरोपित संधि थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वर्साय की संधि की अगर बात की जाए अपमान से पूर्ण और थोपी गई संधि थी। ये वर्साय की संधि जो थी वो जर्मनी के लिए अपमान से पूर्ण और उस पर ज़बरदस्ती ला दी गई थी। सम्मेलन में जर्मनी को ना बुलाना तो अपमान था ही, किंतु सबसे शर्मनाक बात यह थी इसमें कि जब हस्ताक्षर करने के लिए उसके प्रतिनिधि आए जर्मनी के, तो उन्हें नुकीले तारों से घिरे मकान में ठहराया गया और उनसे कैदियों जैसा व्यवहार किया गया और उन्होंने इसे अनिच्छा से स्वीकार किया, उनकी इच्छा नहीं थी खास करके जर्मनी के कि जो लोग थे जर्मनी के, लेकिन ज़बरदस्ती एक प्रकार से उनको ये संधि माननी पड़ी। ठीक है, तो ये थी वर्साय की संधि। और वर्साय की संधि जो थी एक प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, जर्मनी के प्रतिनिधियों को धमकी देकर के संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए मित्र राष्ट्रों के द्वारा। कार महोदय इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि वह विजेताओं के द्वारा विजितों पर लादी गई थी। जो जीते थे उन्होंने एक प्रकार से जो हार गए थे यानी जर्मनी हारा था तो उस पर ज़बरदस्ती लाद दी गई और आदान प्रदान की प्रक्रिया के आधार पर परस्पर बातचीत तय नहीं हुई थी। वैसे तो युद्ध समाप्त करने वाली प्रत्येक संधि ही एक सीमा तक आरोपित संधि स्थापित करने वाली संधि होती है, क्योंकि एक पराजित राज्य अपनी पराजय के परिणामों को कभी स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता है। किंतु वर्साय की संधि में आरोपण की मात्रा आधुनिक युग की किसी भी पिछली संधि की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी
और इसके कारण से क्या हुआ, इस संधि को आरोपण की मात्रा इसमें चूंकि ज़्यादा थी और इसलिए कहा गया कि जर्मनी के लोगों ने इसे नैतिक बंधन भी नहीं माना। संधि पर हस्ताक्षर करते हुए एक जर्मन प्रतिनिधि ने कहा कि हमारा देश दबाव के कारण आत्मसमर्पण कर रहा है, किंतु जर्मनी यह कभी भूलेगा नहीं कि यह अन्यायपूर्ण संधि थी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जर्मनी की जो संधि थी, मतलब जो वर्साय की संधि थी, वो जर्मनी पर एक प्रकार से ज़बरदस्ती ला दी गई थी। जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रकार से कैदी जैसा ट्रीट किया गया, कैदी जैसा व्यवहार किया गया। तो ये एक प्रकार से और इसी संधि का परिणाम है कि दूसरा विश्व युद्ध एक प्रकार से उसी की नींव इस संधि के द्वारा पड़ जाती है, क्योंकि पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ इस संधि में। ठीक है। और वर्साय की संधि की आलोचना करते हुए जनरल फास कहते हैं कि यह संधि पत्र ना होकर के 20 साल का विराम काल है। और जनरल फास के कहे गए ये शब्द सत्य सिद्ध होते हैं। और 20 साल के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की ज्वाला एक प्रकार से वो भड़कने लगती है और एक प्रकार से बदले की भावना में जलता हुआ हिटलर उसने एकदम से फिर से तबाही मचाने के लिए एकदम से ठान लिया, चूँकि उसका अपमान हुआ था, उसके देश का अपमान हुआ था। तो एक प्रकार से ये इटली मतलब ये जर्मनी के लिए एक गलत चीज़ था, जर्मनी पर ज़बरदस्ती थोपा गया था। उस समय किसी बड़े राष्ट्र को ये नहीं ध्यान में आया कि जर्मनी पर अगर इतना हम लाद रहे हैं तो ये आगे चल करके एक प्रकार से वो फूटेगा और ये नक्सीर बनेगा ज़रूर। तो इस प्रकार से ये वर्साय की संधि थी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 5वां प्रश्न, नेपोलियन की शक्ति घटने के क्या कारण थे और उसे कब त्यागपत्र देने के लिए विवश किया गया था, बताएं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन की बात की है तो नेपोलियन की शक्ति के घटने के कई कारण थे। पहला कारण तो था यही कि स्पेन से युद्ध, पहला कारण। दूसरा कारण था क्या, पोप से झगड़ा था इसका, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण था इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था। चौथा कारण था वाटरलू का युद्ध। 5वां कारण था इसका यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का उदय। मिश्रित राष्ट्रों की सेनाओं ने नेपोलियन का पीछा किया और फ्रांस में घुस गई और इससे क्या हुआ, नेपोलियन ने वीरता और तत्परता से उसका प्रतिशोध किया, किंतु 30 मार्च 1814 ईस्वी को पेरिस पर मिश्रित राष्ट्रों का अधिकार हो जाता है और नेपोलियन को बिना शर्त सिंहासन त्यागने के लिए विवश कर दिया जाता है। तो ये नेपोलियन की शक्ति के घटने के कारण थे और इसने त्यागपत्र दे दिया 30 मार्च 1814 ईस्वी को। ठीक है, तो ये समझ में आई बातें। तो कुल मिलाकर के ये था नेपोलियन की शक्ति घटने का कारण। चूँकि नेपोलियन जो है पोप से झगड़ा कर लेता 1809 ईस्वी में और एक प्रकार से कई प्रकार के नेपोलियन एक प्रकार से आप देखते हैं कि जो है महाद्वीपीय व्यवस्था भी इसकी वैसी थी जिसके कारण से इसको जो है हारना पड़ा। अगला क्वेश्चन आप देखें, 6ठा प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू कौन था। मॉन्टेस्क्यू, अच्छा नेपोलियन का पतन का और भी कई कारण थे। प्रश्न अगला है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मॉन्टेस्क्यू कौन था भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मॉन्टेस्क्यू कौन था, तो मॉन्टेस्क्यू जो था पहला फ्रांसीसी विचारक था जिसका प्रभाव राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में बहुत दिनों तक चलता रहा। मॉन्टेस्क्यू एक प्रसिद्ध वकील भी था, इतिहास का विद्वान भी था और अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान वह वहाँ की शासन व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुआ इंग्लैंड से। और उसके बाद उसने अपनी पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसकी स्पिरिट ऑफ द लॉज जो पुस्तक है उसकी रचना करी और उसके 22वें संस्करण मात्र 18 महीने में प्रकाशित हुए। और इस पुस्तक ने फ्रांस के शिक्षित जनों में राजनीतिक अध्ययन की अभिरुचि उत्पन्न कर दी और एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया इस पुस्तक ने कि जिसमें 18वीं शताब्दी में क्रांतिकारी सिद्धांतों के फलने फूलने के योग्य जो है बनाया। खास करके जो है किसने, फ्रांस की जनता को किसने, इसकी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज ने। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज में उन सिद्धांतों को खोजने का प्रयास किया जिनसे राजनीतिक संस्थाओं के कार्य व्यापार चलते हैं। वह वैज्ञानिक सरकार का हिमायत करता था, मतलब सपोर्ट करता था और विधि और कानून की सार्वभौमिकता में विश्वास करता था। और इस प्रकार उसने फ्रांस के राजनीतिक अतिवाद विशेषकर निरंकुशता की तीव्र आलोचना करी और उसने दार्शनिक निष्पक्षता का सहारा लेकर के हर प्रकार की शासन व्यवस्था की गुण दोष जो थे उनका विवेचन किया, उसके उत्थान, स्थायित्व और पतन के कारणों को स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तक में बताया और इंग्लैंड के संविधान का राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के सर्वोत्तम गुणों का सामंजस्य मान करके उसी की सराहना करता रहा। और उसका सिद्धांत था कि सत्ता का विभाजन स्वतंत्रता के लिए अति आवश्यक होता है। अगर सत्ता का विभाजन नहीं हुआ तो स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। वैज्ञानिक, न्यायिक
एवं क्रियात्मक अधिकार केवल एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होना चाहिए। यदि कोई 2 या 3 अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गए तो प्रशासन में अत्याचार की वृद्धि होगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निरंकुश आचरण करने लगेगा। उसने पुरातन प्रणाली का नम्र भाषा में तीखा व्यंग्य किया और शासन तंत्र की व्याख्या करके फ्रांस की पुरातन प्रणाली जो थी उसके प्रति जनसाधारण की आश्चर्यजनक निष्ठा को झकझोर दिया एकदम से। और मॉन्टेस्क्यू की अगर बात की जाए तो मॉन्टेस्क्यू ने प्रथम बार घोषणा की कि प्रशासनिक प्रणाली में सुधार भी हो सकते हैं, और इसने लिखा कि कभी कभी विधि विज्ञानों को परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है, और यदि ऐसा हो भी जाए तो उसको विधि विधानों को यानी कि डरते हुए छूना चाहिए। और इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू जो था वो क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था, विधि विधानों को डरते हुए छूने की बात करता रहा। किंतु अभी तक जो विधि विधान देव प्रदत्त माने जाते थे, मानव द्वारा उनको डरते हुए ही छूने व परिवर्तित करने का साहस निश्चित ही क्रांति की प्रेरणा मिलती है, और क्रांति की प्रेरणा के द्वारा ही ये संभव हो सका। तो मॉन्टेस्क्यू एक प्रकार से इस प्रकार से इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है फ्रांस में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, 7वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी बौद्धिक क्रांति का युग था, इसे स्पष्ट कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछा गया है? 18वीं शताब्दी बौद्धिक क्रांति का युग था, इसे स्पष्ट कीजिए। तो 18वीं शताब्दी का यूरोपीय इतिहास जहां एक और राजनीतिक और औपनिवेशिक विकास के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति के लिए भी बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है। आपको बता दूं, इस युग के जो यूरोपीय लोग हैं अब रूढ़वादी परंपराओं के स्थान पर तर्क के आधार पर जीवन के प्रत्येक तथ्य को मतलब जो प्रत्येक तथ्य हैं उनका गंभीर विश्लेषण करके वैज्ञानिक प्रगति को जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। प्राचीन साहित्यिक और वैज्ञानिक ग्रंथों की वैज्ञानिक आलोचना पहले से ही आरंभ हो गई थी, और इस युग तक गैलीलियो, कापरनिकस, डॉक्टर हार्वे, तमाम विद्वान के आश्चर्यजनक वैज्ञानिक अनुसंधानों ने क्या किया, भूगोल, गणित और रसायन शास्त्रों की अप्रत्याशित विकास में महान योगदान दिया। और यही नहीं, यूरोपीय भाषाओं में लिखे गए अनेक ग्रंथ ने सामान्य जनों की बौद्धिक शक्ति को भी विकसित करना आरंभ कर दिया था। इस प्रकार यूरोप वासियों का दृष्टिकोण व्यापक बनने लगा, और इन अनेक वैज्ञानिकों के साथ साथ यूरोप में अनेक महानतम दार्शनिकों और विचारकों का प्रादुर्भाव होता है। इसमें हॉब्स, जॉन लॉक, डेविड, इन सभी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और इस युग की विचारधाराओं को जिनके सृजन में उपरोक्त विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान था, उसमें मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर, दिदरो, इसके अलावा कोएस्तरे और तमाम प्रकार के ऐसे दार्शनिक आए जिन्होंने एक जो पुरानी व्यवस्था थी उसको नकारते हुए एक नई व्यवस्था के बारे में जानकारी देने का काम किया। और वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं प्रगति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि यूरोप में एक महान बौद्धिक जागृति उत्पन्न होती है, जिसने एक क्रांति की लहर पैदा कर दी, जिससे यूरोपियन लोगों के अंधकारपूर्ण मस्तिष्कों को प्रकाश की तीव्र ज्योति चमत्कृत करने लगी, और वह अब एक प्रकार से नवीन विचारधारा में फलने फूलने लगते हैं। तो ये 18वीं शताब्दी न केवल यूरोपीय इतिहास में राजनीतिक और औपनिवेशिक विकास के लिए जानी जाती है 18वीं शताब्दी, जबकि यह सांस्कृतिक और बौद्धिक जागृति के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 18वां क्वेश्चन साहब देखिएगा, अगला प्रश्न है, अमेरिका की क्रांति के महत्व का उल्लेख कीजिए। अमेरिका की क्रांति का महत्व क्या है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो अमेरिका की क्रांति की बात की जाए तो आधुनिक मानव की प्रगति में अमेरिका की क्रांति जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अमेरिका की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि नई दुनिया में न केवल एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बल्कि मानव जाति की दृष्टि से एक नवीन युग का आरंभ होता है। और अमेरिका की क्रांति ने क्या किया कि जो राज्य का दैवीय सिद्धांत है उत्पत्ति का, उसका खंडन किया, कुलीन तंत्रीय अधिकारों को समाप्त किया, और इस क्रांति के फलस्वरूप विश्व में जनतंत्र तथा मनुष्य के मौलिक अधिकारों का सम्मान करने वाला शासन पहली बार स्थापित होता है। अमेरिकी क्रांति को आधुनिक युग में गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र या गणतंत्र की बात सबसे पहले अमेरिकी क्रांति के द्वारा ही हमारे सामने आती है। और इस क्रांति के बाद में विश्व में लिखित संविधानों की परंपरा भी एक प्रकार से चलती है, संघीय शासन व्यवस्था का प्रयोग होने लगता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अमेरिका आधुनिक युग का प्रथम देश बनता है, साम्राज्यवाद को पराजित किया गया, राष्ट्रीयता के सिद्धांत को मानव के समकक्ष रखा गया। तो ये कई प्रकार के महत्व है अमेरिका की अमेरिका की क्रांति की। स्वयं अमेरिका में इस क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का आरंभ होता है।
इंग्लैंड में निरंकुशवाद को आघात पहुंचता इस संधि के द्वारा सम्राट के अधिकारों को सीमित करने का काम का प्रयास किया गया। इंग्लैंड ने अमेरिकी उपनिवेशों से हुई क्षतिपूर्ति हेतु ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बस्तियां स्थापित की थीं, किंतु कुछ अनुभव को ध्यान में रखते हुए उपनिवेशों को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना का समान स्थान प्रदान किया गया। फ्रांसीसी सेनापति जो थे उस समय लाफायेत, उन्होंने अमेरिकी क्रांतिकारियों की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था और शीघ्र ही फ्रांस की राज्य क्रांति का नेता भी बन गया था। थॉमस पेन ने भी फ्रांस की क्रांति में भाग लिया था और अमेरिकी क्रांति से फ्रांस के अनेक क्रांतिकारियों को सहायता भी मिली थी। इसके अलावा अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने के कारण से फ्रांस जो पहले ही आर्थिक संकट में था, आर्थिक दृष्टि से और अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी कठिनाइयां और भी बढ़ती जाती हैं और इन कठिनाइयों के कारण से फ्रांस में क्रांति का वातावरण बन जाता है और अमेरिकी की क्रांति जो है कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति के लिए भी उत्तरदायी रहती है और एक मार्ग प्रशस्त करती है, एक नमूना पेश करती है अमेरिकी क्रांति फ्रांस की क्रांति के लिए। तो इस प्रकार से ये क्रांतियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं खंडशा से। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा। प्रश्न है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको अभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए और क्या यह क्रांति अनिवार्य थी फ्रांस की क्रांति। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी ये तीनों एक प्रकार से बहुत अच्छे विद्वान हैं और इटली के एकीकरण में इनका बड़ा योगदान रहा है, तो उसी योगदान के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न, तो पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, परिणाम एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, उस पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। आपके पास अगर सीरीज वगैरह हो तो उसमें आप इन प्रश्नों को ढूंढ करके पढ़िएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी के लिए मेरे मॉडल पेपर जो होते हैं वो भूमिका निभाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सारे के सारे प्रश्न आपके फंसेंगे। हिंदी अगर आप पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद बी 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, तो आप BS 4th सेमेस्टर का या वीडियो देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में और तमाम प्रकार की वीडियोस आपको मिल जाएगी। मॉडल पेपर हिंदी का भी दे दिया हमने लिखित वाला, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा राजनीति विज्ञान में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, इसका लिखित मॉडल पेपर इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। इसको भी प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट है, उसमें कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे। शिक्षा शास्त्र BA 4th सेमेस्टर में आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ना, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, मॉडल पेपर लिखित वाला दे दिया है। और खास करके शारीरिक शिक्षा और योगा को लेकर के आप लोग परेशान होते, तो इसकी भी प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई, इसमें भी कई मॉडल पेपर हमने दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। BA BSc BCom को करिकुलर कोर्स 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से हर एक मॉडल पेपर में हम लगभग 70-80 प्रश्नों को या 100 से अधिक प्रश्नों को जब बताने का प्रयास करते, तो आप मॉडल पेपर जरूर देखिए। प्राचीन इतिहास का, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का आपको जो 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, राजनीतिक हिस्ट्री के बारे में, तो वो प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, तो वो भी हमने पढ़ाया लिखित मॉडल पेपर, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा संस्कृत साहित्य का मॉडल पेपर दिया है, काव्य शास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल वाला, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है BA करेकर यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो इन सभी सब्जेक्ट के जो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर है विभिन्न विश्वविद्यालयों के, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर अभी आप देख सकते हैं BA करेकर यूट्यूब चैनल से। ठीक है, सैन्य विज्ञान का आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, ये वाला स्ट्रेटेजिक थॉट वाला इंपॉर्टेंट है, लिखित वाला, आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे। जियोग्राफी का आप देख लीजिएगा, इकोनॉमिक जियोग्राफी का लिखित मॉडल पेपर, तो ये सब प्रश्न आपके प्रश्न जो दिए गए हैं, ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आएंगे। होम साइंस हो गया या फिर अन्य सब्जेक्ट जो हो गई, इकोनॉमिक्स से लेकर के अन्य इकोनॉमिक्स वगैरह का ऑलरेडी अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में आप देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं और देने का प्रयास करूँगा हर एक सब्जेक्ट का, चिंता मत करिए उसके लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू।